स्पेस कितना है देख लेते एक बार, स्पेस कितना है, ऊपर दिख रहा होगा टॉप कॉर्नर में, देखो स्पेस कितना GB अवेलेबल है, 18.6। ओके स्टार्ट कर, हो गया? ओके चलो देखो, कल हमने क्या डिस्कस किया था, हम इस लास्ट हाफ में ये डिस्कस करें कि जी का वैल्यू कैसे वैरी करता है, राइट? हमको इतना पता चल चुका है कि जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा सरफेस पे होता है, ऊपर जाऊंगा तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, नीचे जाऊंगा तब भी डिक्रीज करेगा, राइट? हमने कल ये निकाला कि h हाइट पे जी का वैल्यू एक्चुअली में कितना होता है, एक्सेलरेशन एट द हाइट h इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r the whole square, right? And this formula is valid if h is comparable to r, where r is the radius of earth, right? If h is very small, if h is much lesser as compared to radius of earth, तो हम binomial expansion लगाते हैं, right? और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, g ब्रैकेट 1 माइनस 2h by r। अभी उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g, या g इफेक्टिव बोल सकते हो, किसी बुक में g इफेक्टिव लिखा रहता है, सरफेस पे g होता है, g इफेक्टिव मतलब अलग अलग हाइट्स पे। तो एट डेप्थ h दिख रहा है, अर्थ है, अर्थ के अंदर हमने एक टनल खोदा, h डेप्थ तक गए, करेक्ट, और वहाँ पर एक थोड़ा सा मास m रखा, इसका g इफेक्टिव कितना होगा वो पूछा गया। सिंपल सा है, g मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है वो बताना पड़ेगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इंटरनल पॉइंट पे पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है, उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको जी इफेक्टिव पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो कैन यू टेल मी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m? जी कैपिटल M E स्मॉल m r डिवाइडेड बाय व्हाट, r e द होल क्यूब। अरे कुछ याद है ही नहीं है, वेट छोटा r इज अ रेडियस, राइट? ये जो छोटा r है ये क्या है, रेडियस है, और यहाँ पर हम रेडियस को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R E माइनस h लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R E है, h माइनस कर दिया तो छोटा r पता चल जाएगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, दैट इज g कैपिटल M E बाई R E स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, ध्यान से देखना, m r बाई R E। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करके लिखा, ऐसा क्यों लिखा अलग अलग करके? बिकॉज ये वाला टर्म क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमने यहाँ पर जी लिख दिया, है ना? m है, r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, r e माइनस h डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, r e, एंड दिस इज फोर्स ऑन मास है। तो g इफेक्टिव या एक्सेलरेशन अगर हम बताना चाहें कितने डेप्थ पे, h डेप्थ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मुझे सिर्फ फोर्स को मास से डिवाइड कर देना है, तो मास को हम नीचे लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ध्यान से देखो, दैट इज जी आर ई बाई आर ई 1 माइनस h बाई r। कहीं कहीं इसको जी इफेक्टिव भी लिखा जाता है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी 1 माइनस h बाई r, है ना? देखो ध्यान से देखो, अगर h का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। That means as we go down and down and down, as we move towards the center of the earth, the value of g will keep on decreasing. In fact, जब h का वैल्यू r e हो जाएगा, h का वैल्यू जब r e हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जब हम अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाएंगे, उस वक्त उस जगह पर g इफेक्टिव का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। बस देखो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पहले वाले केस में एट ए हाइट h वो एरर वाला फॉर्मूला क्या था, g 1 माइनस 2h बाई r। देखो दिस फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर, सिर्फ एक 2 का कमी है। कम ऑन स्टे विद मी, सिर्फ इसमें एक 2 का कमी है, बट ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया। 1 माइनस 2h बाई r था, जो r जो फॉर्मूला था उसमें हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया था, हमने बाइनोमियली एक्सपांड किया था, तो इसमें थोड़ा बहुत एरर तो था, लेकिन इवन दो द फॉर्मूला लुक्स वेरी सिमिलर टू 1 माइनस 2h बाई r, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में कोई एरर नहीं है, ठीक ठाक फॉर्मूला है, बिकॉज हमने यहाँ पर कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाया। इज दैट क्लियर? तो ये कल का सेकेंड हाफ है, पॉज करो, इसको लिख लो। एक्सपोजर लॉ किया कर, सब सिखाया भूल जाता है, ये भी भूल जाता है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड आई एम वेरी श्योर कि तुमको आता नहीं है जो मैं पूछूंगा अभी।
अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, पूछने में टाइम वेस्ट नहीं करता। देखो किसी भी जगह का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी नाउ? द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग मी, सर मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैं तभी बता पाऊंगा अगर आप मुझे रेफरेंस लेवल बताओगे। अगर आपने फ्लोर को रेफरेंस लेवल मान लिया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर आपने सेंटर ऑफ आर्ट को रेफरेंस लेवल मान लिया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा mg, h की जगह आ रही, राइट? एग्जैक्टली। दैट मीन्स, बात को समझो, रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ऐसा होता है, हम ये बोलते हैं कि चलो हम इस लेवल के पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हैं, तो उस लेवल का कितना होगा? ये अगर 0 है, h हाइट पे कितना होगा? प्लस mgh। ये अगर 0 है, h डेप्थ में कितना होगा? माइनस mgh। ये हो क्यों पाता है? बिकॉज देखो किसी भी दो लेवल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट है। नहीं आया समझ में? द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा डेल यू, वो दो लेवल के बीच हमेशा वो एब्सोल्यूट होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। नहीं आया समझ में? लेट अस से इस लेवल का 5 पोटेंशियल एनर्जी है, इस लेवल का कितना? 10, राइट? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? 5। इज दैट क्लियर? सोचो तुमने रेफरेंस और थोड़ा नीचे लेके चले गए, अभी इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 10, मतलब 5 बढ़ गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सोचो ये रेफरेंस लेवल हमने, ठीक है ना, हमने बोला भाई इस जगह के पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानते हैं, तो इस लेवल का 5 हो गया, इस लेवल का 10 हो गया। सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस लेवल्स? इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी मैंने बोला नहीं, मैं इस लेवल को अपना रेफरेंस मानूंगा लेकिन 0 नहीं मानूंगा इस लेवल का रेफरेंस। लेट अस से इस लेवल में जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने 2 मान लिया, 2 मान लिया। बात समझ में आया? अगर इसका 2 हो गया तो इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना हो जाएगा? 5 + 2 हो जाएगा। और इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना हो जाएगा? 10 + 2। बट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द 2 लेवल्स? दैट इज स्टिल 5। तो ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा एब्सोल्यूट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा फिक्स्ड होता है 2 लेवल के लिए। लेकिन हर लेवल का कितना पोटेंशियल एनर्जी, इस लेवल का कितना होगा या इस लेवल का कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि तुमने रेफरेंस क्या चूज किया। समझ में आ रहा है? इसको हम डेटम लेवल भी बोलते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट? तो हमने इस पूरे डिस्कशन में क्या सीखा? किसी जगह पर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो मुझे पहले रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, तो वो वैरी कर सकता है। रेफरेंस बदलेगा तो उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा, है ना? लेकिन किसी भी 2 लेवल्स के बीच का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, दैट विल बी फिक्स्ड, राइट? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज तुमने पढ़ा होगा, यू हैव लर्नड अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। कम ऑन यार, गिव मी रिप्लाई। सो व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? डोंट गिव मी अ डेफिनेशन, एक्सप्लेन कर कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। सर फोड़ूंगा ज़रा, मैंने बोला डेफिनेशन नहीं चाहिए, एकदम फील वाला मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है। तुमको लगता है फ्री में उसको कंजर्वेटिव नाम दिया गया है? उसका नाम अगर कंजर्वेटिव दिया गया है, क्या हुआ? इधर भाई साहब, इधर। फ्री में नहीं, उसका नाम अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया, उसके पीछे का रीजन क्या, बताओ ना भाई। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियल और फाइनल। वो पहले हाफ लाइफ में चोर था, सेकेंड हाफ लाइफ में उसने जितना भी चोरी किया उसको रिटर्न कर दिया। मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरे पास अगर एक पत्थर है, इसको अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ ना, तो मुझे फिर से वर्क पावर एनर्जी में लेके चले जा रहे हो। अगर हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगता है? mg लगता है। देखो बात को समझो कि एनर्जी जो है वो तुम एक लिक्विड जैसे इमेजिन कर सकते हो, फोर्स को एक पाइप जैसे इमेजिन कर सकते हो। जब ये पेन ऊपर जाएगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। पाइप जो है नीचे की तरफ लगा हुआ है। मैंने जब इसको भेजा था, इसका एनर्जी अकाउंट पूरा फुल था ना, हाफ mv² था इसके पास when it left my hand, but we all know that as this pen moves up its velocity keeps on decreasing। मतलब एक वक्त आएगा कि एक जगह पर पहुंचेगा जब उसका काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा 0 हो गया। नाउ वी ऑल नो दैट एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पहले 100 था, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 70, 60, 50, फिर 0 हो गया, राइट? दैट मीन्स देयर इज ए
you know, loss of kinetic energy that this particular object has faced, but energy cannot be destroyed. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर इससे एनर्जी निकला तो निकला कैसे? मैंने बोला कि एनर्जी को लिक्विड जैसा ट्रीट करो और फोर्स को पाइप जैसा ट्रीट करो. लिक्विड निकालना है या लिक्विड डालना है तो तुमको क्या चाहिए होगा? पाइप चाहिए होगा, राइट? तो फोर्स इज द वाया मीडियम जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है. अगर मुझे आयुष को काइनेटिक एनर्जी देना है तो मैं यहाँ से दे नहीं सकता, मुझे पहले फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे धक्का देना पड़ेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तब उसके पास क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा. आयुष से अगर काइनेटिक एनर्जी लेना है, सोच आयुष भाग रहा है फुल स्पीड से, मैंने उसका पीछे से कॉलर पकड़ लिया, व्हाट विल हैपन? उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, बट मैं तो रेस्ट में था ना, मैं इसके साथ खिंच जाऊंगा आगे, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो इसमें बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है. मैंने जब उस पर फोर्स लगाया, उस फोर्स ने आयुष से एनर्जी निकाला, और जो उसका रिएक्शन है जो मुझ पे लग रहा है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक फोर्स उसके कॉलर पे लगेगा, दूसरा फोर्स मेरे हाथ पे लगेगा, उस फोर्स ने मेरे को फिर से रिटर्न उससे एनर्जी लेके मुझे दे दिया. सो द एनर्जी ट्रांसफर विल ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन बॉडीज वाया फोर्स. फोर्स विल एक्ट लाइक ए पाइप. बात समझ में आया? ओके. सो ये जब पेन ऊपर जाएगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, mg मतलब पाइप, तो mg क्या करता है? एनर्जी निकाल लेता है. h हाइट तक जाएगा तो कितना एनर्जी निकाल लिया उसने? mgh. वर्क डन बाय mg क्या होगा? माइनस mgh. इतना तो पता है. h हाइट तक जाएगा तो वर्क डन का वैल्यू कितना होगा? माइनस mgh. डू यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस? माइनस साइन क्यों देते हैं? व्हाई डू वी राइट वर्क डन इज नेगेटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन? जिसमें फोर्स लग रहा है ऑपोजिट अगेंस्ट में. ये तो मुझे फॉर्मूला बता रहे हो. एफ डॉट डी एस, एफ डी एस कॉस थीटा. थीटा अगर अप टू 180 होगा तो नेगेटिव होगा, थीटा अगर 0 होगा तो पॉजिटिव होगा. मैं तुमको इसका लॉजिक पूछ रहा हूँ, इसका फील पूछ रहा हूँ कि वर्क डन नेगेटिव तुमको फिजिकली क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? वर्क डन नेगेटिव तुमको फिजिकली ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो फोर्स है उस बॉडी से एनर्जी निकाल रहा है. नेगेटिव वर्क डन ये रिप्रेजेंट करता है. एंड पॉजिटिव वर्क डन क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव वर्क डन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये सिस्टम को एनर्जी दे रहा है. दैट इज द रीजन हम ये कहते हैं कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, जैसे कि आयुष जिस तरफ भाग रहा है उसी तरफ अगर मैंने धक्का दे दिया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो व्हाट विल हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? कहाँ से आया? मैंने पॉजिटिव वर्क किया तो उसको एनर्जी मिला. लेकिन व्हाट अबाउट दिस केस? जब पेन ऊपर जा रहा है, mg किधर लग रहा है? नीचे, और पेन डिस्प्लेस क्या कर रहा है? ऊपर. सो ये वाला mg जो है, जो अभी काम करेगा, ये नेगेटिव वर्क करेगा, राइट? फॉर्मूला में माइनस आ जाएगा. लेकिन नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? ये फोर्स इस पेन से भी एनर्जी निकाल रहा है. निकालता है इसलिए ना फाइनली जाके उसका काइनेटिक एनर्जी का अकाउंट खाली हो गया. कितना निकाल लिया उसने? माइनस mgh. तो चोरी किया ना? किसने चोरी किया? mg ने चोरी किया. ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, चोरी किया ना, राइट? mg ने चोरी किया, एनर्जी का चोरी का निकाल लिया, माइनस mgh निकाल लिया उसने. इज दैट क्लियर? उसके बाद यही पेन नीचे आना चालू करेगा. कम ऑन, यही पेन नीचे आना चालू करेगा. व्हेन दिस पेन विल स्टार्ट कमिंग डाउन, mg will act in a downward direction. Displacement also is in the downward direction. Work done is positive, which means this mg is now going to supply back the energy. तो अगर h हाइट नीचे आ जाता है तो mg ने कितना पॉजिटिव वर्क किया? प्लस mgh. जब h हाइट ऊपर गया था तो उसने चोरी किया था माइनस mgh का. जब सेकेंड लाइफ में वो बदल गया, उसने बोला मैं मुझे चोरी नहीं करना, मैंने जितना चोरी किया वो मैं फिर से कम्प्लीटली रिटर्न कर दूँ. तो फर्स्ट हाफ में उसने चोरी कितना किया था? माइनस mgh का. और सेकेंड हाफ में उसने क्या कर दिया? उतना ही एनर्जी रिटर्न सप्लाई कर दिया. दैट इज़ द रीज़न हम mg वाले फोर्स को, वो मर गया क्या? उसको बोला भाई सब ठीक है? क्या हुआ भाई तेरे को? तबीयत ठीक है ना? नींद आ रहा है मस्त? सर गम जो अभी तक आपको देगा. मैंने जो बोला वो समझ में आया? तुझे एनर्जी चाहिए? बोल. अभी समझा रहा था. पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव वर्क डन देने के लिए क्या करना पड़ता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट.
अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ जो मैं काम करूँगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक, लेट्स गेट बैक टू दिस। द स्टोरी वाज दैट, देखो mg ने फर्स्ट हाफ में क्या क्या एनर्जी ले लिया, सेकेंड हाफ में mg ने उतना ही एनर्जी सप्लाई कर दिया, राइट? अच्छा, यही काम अगर मैं फ्रिक्शन को देखता, फ्रिक्शन तो फुल लाइफ चोरी करता है या नहीं? अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऐसे फेंक दिया, तो जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन ने मस्त नेगेटिव वर्क किया, सारे एनर्जी को निकाला, हीट एंड साउंड में कन्वर्ट कर दिया, तो बक्सा फिर से रिटर्न आएगा क्या मेरे पास? फ्रिक्शन बोलेगा लो जो मैंने लिया एनर्जी वो रिटर्न लो, और बक्सा फिर से मेरे पास आ जाएगा उतना ही एनर्जी लेके। लेकिन mg के केस में तो होता है, तुमने जितनी स्पीड से फेंका है, जब वो रिटर्न आएगा तुम्हारे हाथ में उतना ही स्पीड होगा उसका। हाफ एम वी स्क्वायर से फेंका, जब वो तुम्हारे हाथ में रिटर्न आएगा कितना स्पीड होगा? हाफ एम वी स्क्वायर ही होगा। तो mg तो अच्छा फोर्स है ना, नो डाउट। फर्स्ट हाफ लाइफ में वो भटक गया था, लेकिन नेक्स्ट हाफ लाइफ में उसने जितना चोरी किया था उसको रिटर्न किया या नहीं किया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? सो दैट इज द रीजन हम mg को कैसा फोर्स बुलाते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। एंड आई होप सो तुमको कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब समझ में आता है, क्योंकि नो डाउट एनर्जी निकाल तो लेता है फर्स्ट हाफ में, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करता, उसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और जब चाहिए फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी को रिटर्न कर देता है, विच इज नाउ सप्लाइड बैक टू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फ्रिक्शन ऐसा नहीं करता, फ्रिक्शन एनर्जी निकाल तो लेता है, लेकिन कंजर्व नहीं कर पाता, स्टोर नहीं कर पाता, वेस्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, इसलिए रिटर्न भी दे नहीं पाता। दैट इज द रीजन वी कॉल mg इज व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? और हमेशा याद रखना, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ऐसा क्यों देख रहे हो? पुराना चैप्टर है, रिवाइज करा रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे में ऐसा लग रहा है कि नहीं पता, तुमने फर्स्ट टाइम सुने हो तुम लोग ये सब चीज़ें। इज दैट क्लियर? देखो अभी सीन क्या है, हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता कब है? अभी तो पूरा नहीं, इस तरीके से नहीं समझा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कब? जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, जब सिस्टम से एनर्जी निकालेगा। ओए, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड एनर्जी, तो स्टोर करने के लिए निकालना तो पड़ेगा ना। तो जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तुम अगर बोलोगे हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? स्प्रिंग के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। दिस इज नॉट द वे यू परसीव पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगा? जब तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम से एनर्जी निकालेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोर करने के लिए निकालना तो पड़ेगा ना, निकालेगा तो वर्क डन क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, राइट? लेकिन वही फोर्स जब पॉजिटिव वर्क कर देगा तो उसी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को फिर से क्या कर देगा? रिटर्न सप्लाई कर देगा। इसलिए जब वो बॉल नीचे आता है उसका पोटेंशियल एनर्जी का बैंक अकाउंट घटना चालू करता है, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी का अकाउंट इंक्रीज करना चालू करता है। समझ में आया? अच्छा, इतना कुछ मैं सिर्फ यही बताने के लिए बता रहा था तुमको। देखो कहानी क्या है। पहली बात मैंने तुमको ये बताया कि अगर मुझे एक अर्थ है और एक छोटा मास m है, इनका पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे बताना है तो मुझे सबसे पहले एक रेफरेंस लेवल चूज करना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? नहीं तो मैं कैसे बोलूँगा कि इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल एनर्जी है? वाई एम आई टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज द फोर्स इन्वॉल्व्ड between these two particles is gravitational force, which is a conservative force, and whenever we deal with a conservative force there will be an associated potential energy. कुछ भेजे में जा रहा है? कुछ भेजे में जा रहा है? मैंने कहा कि जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के साथ डील करेंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सबसे पहला स्टेप होता है रेफरेंस चूज करो, तब ना पोटेंशियल एनर्जी बोल पाओ। और हम एक कन्वेंशन है, प्रथा है कि हम रेफरेंस किसको चूज करते हैं? इन्फिनिटी को चूज करते हैं। हम ये मानते हैं कि इन्फिनिटी में ये बड़ा सा अर्थ दिख रहा है और ये जो छोटा सा मास ये पहले कहाँ पर था? इन्फिनिटी में था। और हम ये मान लेते, रेफरेंस ये मान लेते कि जब इन्फिनिटी में था ये पार्टिकल तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। इसका रीज़न ऐसे देते हैं कि इन्फिनिटी तक ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंचेगा नहीं। पहुंचेगा क्या? इन्फिनिटी तक ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंचेगा नहीं, तो फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आएगा?
तो हम ये लॉजिक देके ये बोलते कि भाई चलो इन्फिनिटी में जब ये पार्टिकल था तब उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इज दैट क्लियर? अभी हम क्या करते, ध्यान से देखना, देखो ये जो पार्टिकल के पास भी मास है, इस पार्टिकल के पास भी मास है, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसको अगर मैं रिलीज कर दूँ, व्हाट विल हैपन? इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अर्थ एंड इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग। व्हाट विल हैपन विथ इट्स वेलोसिटी? इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होना चालू करेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। ओके, तो इस प्रोसेस में मैं ये निकालना चाहता हूँ कि as because the forces between the earth and the small object is attractive in nature, that means अर्थ इसको खींच रहा होगा और जिस तरफ खींच रहा है ये पार्टिकल उसी तरफ मूव कर रहा है। Do you agree with this? अर्थ इस पार्टिकल को जिस तरफ खींच रहा है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है। सो वर्क डन इज पॉजिटिव इन दिस केस। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? नाउ दैट इज माय क्वेश्चन। इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इट विल, अच्छा इंक्रीज कितने लोग हैं? रेज योर हैंड्स। इधर से तो 2 इंक्रीज मैंने सुना ही है। अच्छा डिक्रीज कितने लोग बोल रहे? रेज योर हैंड्स। बाकी लोग नहीं पता? हाँ, तेरे को नहीं पता? अभी तो समझाया था यार, एमनेशिया है क्या तुम लोग को? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अभी क्या समझाया था? पॉजिटिव वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटेगा ना। अरे सिंपल तरीका, पॉजिटिव वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है ना। ओए, पॉजिटिव वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता नहीं बढ़ता? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो ऐसे करके याद रखो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे करके याद रखो, पॉजिटिव वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इज दैट क्लियर? अभी ये पार्टिकल छोटा वाला मास अगर अर्थ के पास जाता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितना था? तो 0 से डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स जब ये पार्टिकल r डिस्टेंस में पहुंचेगा, इस सिचुएशन का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं उसमें एक माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज 0 से घटेगा तो माइनस तो आएगा ही ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर ये पार्टिकल इन्फिनिटी से फाइनली इस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर इस पार्टिकल और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना r, तो इस कॉन्फ़िगरेशन का, इस सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। दैट इज द मोटिव ऑफ दिस डिस्कशन। सिद्धार्थ सब ठीक? राइट, दैट इज द क्लियर, दैट इज द मोटिव ऑफ द डिस्कशन। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। बिफोर आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। मैथ्स में क्या किया जाता है कि तुम r जिधर मेजर करोगे उसी तरफ dr मेजर करते हो। नहीं आया समझ में? क्यों करवाया ना इतना बार तुम लोगों को मैंने। अगर r तुम इस तरफ मेजर करोगे तो dr इसी तरफ होगा। दिस इज ए कन्वेंशन, दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर रिटन। dr इज ऑलवेज अलोंग इंक्रीजिंग r। dr का डायरेक्शन तुम उल्टा नहीं दे सकते। dr इज ऑलवेज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग r। कुछ तो बोलो। x के अलोंग dx होता है, r के अलोंग dr होता है। पढ़ा है ना ये सब चीज़ें? ध्यान से सुनना, ठीक है? इसको लेके आया, जब तक आ रहा तब तक तो काम हो ही जा रहा है। अर्थ इसको पुल कर रहा है, काम हो ही जा रहा है, काम हो जा रहा है। फाइनली r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी वो हमको निकालना है, ठीक है? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस इज दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट मास इज ए वेरिएबल फोर्स। डू यू एग्री विद दिस? फोर्स का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? बोलो रे। ए पागल हो क्या? कल ही तो पढ़ाया था। तो आर पे डिपेंडेंट है या नहीं? तो आर वेरी करेगा तो फोर्स का वैल्यू भी वेरी करेगा। इज दैट क्लियर? आर अगर वेरी करेगा तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। तो अगर मैं तुमको वर्क डन निकालने बोलूँ तो डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारा फोर्स कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो अगर हमको नमन, अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है? टोटल वर्क डन।
तो मुझे सबसे पहले मिनी वर्क डन निकालना पड़ेगा, DW, उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकाल पाएंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन. इफ समथिंग इज वेरिंग वी कैन यूज इट द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट द टोटल सम. इज दैट क्लियर? तो कहानी ऐसा है कि अब ये पार्टिकल r डिस्टेंस तक पहुंच चुका है. इज दैट क्लियर? इस पार्टिकल को मैं फर्दर dx डिस्टेंस मूव करवाता हूँ. कितना डिस्टेंस मूव करवाता हूँ? dx. किसी को मन कर रहा है सर dx नहीं होगा dr होगा? बिकॉज dx का डायरेक्शन देखो, दिस ऑपोजिट ऑफ r. तो मैंने क्या सिखाया था? सेम डायरेक्शन में dr होता है. हाँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि dx इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? ये तो कह सकता हूँ बिकॉज dr उधर है, dx इधर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है. तो हमने dx लिख के रखा. इज दैट क्लियर? देखो ये डिस्प्लेसमेंट ही इतना छोटा है कि मैं इस फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ फॉर दिस वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. कुछ तो बोलो, राइट? तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw in this case is g capital M small m divided by r square into dx, right? And work done is positive in this case because force attractive है and displacement भी उसी तरफ है, तो वर्क डन हमने पॉजिटिव लिख दिया. किसी को कोई डाउट? ओके, बट हम इसको ऐसे करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज आर स्क्वायर अगर वेरिएबल है, आर अगर वेरिएबल है तो dx को भी हमको dr के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो dx को माइनस dr लिख देंगे. चमका? सो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा, और सिर्फ बुक पढ़ोगे तो जिंदगी भर ये डाउट रह जाएगा. लेकिन एग्जाम में लिखोगे तो ये मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेगा. मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. हाँ, एग्जाम में तुम अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, डायरेक्ट यहाँ पर वर्क डन का साइन नहीं लिखा है, dr लिख के किया है. एनसीईआरटी का तो बात ही मत कीजिए. फालतू बात नहीं, इधर समझ में आया, अंदर का बात समझ में आया. सो इन दिस केस वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट. अच्छा भाई ये बताओ, ये छोटा से पार्टिकल का जर्नी कहाँ से चालू हुआ था? मैं r1 लिखता हूँ. चलो इन्फिनिटी लिखता हूँ. खत्म कहाँ पर होगा? उस r पे चलेगा. 0 वर्क डन को w लिख दिया. ठीक, देखो माइनस g कैपिटल M छोटा m dr बाई आर स्क्वायर इज माइनस 1 बाई आर. dr बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाई आर. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई आर. और इसका लिमिट्स क्या होगा? लिमिट्स का वैल्यू होगा इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? r तक. सो कितना आया? g कैपिटल M छोटा m डिवाइडेड बाई r. दिस इज वर्क डन. 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी. 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया तो बचेगा सिर्फ 1 बाई आर. तो वर्क डन का वैल्यू आया ना पॉजिटिव, आना ही था बिकॉज अट्रैक्टिव है. बट हमने ये वर्क डन निकाला, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला. हाउ डू वी फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी? जल्दी बोलो. del u इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. भाई इतना तो तुमको पता होना चाहिए. अच्छा, सो इन दिस केस इधर del u को नेगेटिव ऑफ वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज g कैपिटल M छोटा m डिवाइडेड बाय व्हाट? r. तो ये हो गया फॉर्मूला. नेगेटिव तो एक्सपेक्टेड था बिकॉज इन्फिनिटी में ही मैंने 0 माना, उसके बाद तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा. अच्छा, del u को मैं क्या लिख सकता हूँ? u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस g कैपिटल M छोटा m बाई r. और ये जो u इनिशियल है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हमने रेफरेंस मान के रखा है और इसको क्या लिख के रखा है? 0 है. तो uf माइनस ui को हमने 0 मान लिया और uf को मैं डायरेक्टली u लिख देता. आयुष लटक रहा है तो इधर देख. uf को हमने क्या लिख दिया? u लिख दिया. जस्ट दिखने में अच्छा होगा और कुछ नहीं है. इज दैट क्लियर? और इसको हम क्या लिख देंगे? दैट इज माइनस g कैपिटल M छोटा m डिवाइडेड बाय व्हाट? r. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस ऑफ r. अगर तुमको कोई पूछे r डिस्टेंस पे वो पार्टिकल है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? माइनस g m1 इंटू m2 बाई r. रुक जा. माइनस g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई. किसी को कोई डाउट? पक्का? श्योर? एक बात बता देता हूँ, दिखने में तो u है बट एक्चुअली ये del u ही है. दिस इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. चीज़ को फील करो. हम लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि एच हाइट में पोटेंशियल एनर्जी क्या? mgh. mgh इज नॉट द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट. इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी.
बिटवीन द ग्राउंड एंड द टॉप लेवल। समझ में आया? हाँ, जब मैं बोलूँगा ये बोलूँगा एच हाइट में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, mgh, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि mg तो बोलने के लिए बोल देते हैं, बट इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो हमने माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर लिखा है, दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इन्फिनिटी एंड दैट पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द अर्थ। समझ में आया? तो ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का डिराइवेशन। किसी को कोई डाउट? बोलो, पॉज कर। क्या हुआ? अच्छा, अभी देखो हमने ये पढ़ लिया कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है उस सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तीन पार्टिकल्स है तो कैसे लिखोगे, कितने सारे टर्म्स आएंगे? इट्स वेरी सिंपल, जितना सारा इंटरेक्शंस होगा उतना सारा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स आएगा। जैसे कि 1 वाला 2 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, 3 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, 2 वाला 1 के साथ भी करेगा, 3 के साथ, लेकिन 1-2 का इंटरेक्शन और 2-1 का इंटरेक्शन तो एक ही इंटरेक्शन है, तो तुमको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। You will write potential energies corresponding to unique interactions, 1-2, 1-3 और क्या होगा 3-2। आया समझ में? अगर नहीं आया समझ में, तुम लोगों ने वो सब नहीं किया ना, कॉम्बिनेशंस PNC किया ना, बस वो यूनिक कॉम्बिनेशंस लेना है तुमको, है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो 1 का 2 के साथ यूनिक इंटरेक्शन है और 1 का 3 के साथ यूनिक इंटरेक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस जी B माइनस जी M1 इंटू M3 डिवाइडेड बाई, कम ऑन। और कितना सारे इंटरेक्ट, अभी तुम सोचोगे सर 2 का 1 के साथ, 2 की 3 के साथ, या 2 का 1 के साथ ऑलरेडी लिख तो लिया मैंने, तो 2 का सिर्फ किसके साथ होगा, 3 के साथ, तो दैट इज माइनस जी M2 M3 डिवाइडेड बाई व्हाट, C। ठीक है, अगर 4 पार्टिकल्स है तो 1 2 एक होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, फिर 2 का क्या होगा, 2 3 2 4 3, हाँ लास्ट में 3 का क्या होगा, 3 4। कितना टर्म्स आएगा, 1 2 1 2 1 3 है ना, 1 4, दूसरा का क्या होगा 2 3 2 4, और 3 का कितना होगा 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आएगा। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, ठीक है ना। अगर और फील लेना है तो सुनो, ये जो 3 पार्टिकल्स M1 M2 M3, ध्यान से सुनना। लेट्स से यहाँ पर M1 है, M2 कहाँ पर है, इन्फिनिटी में, M3 कहाँ पर है, इन्फिनिटी में, अभी तक इनको हम लाए नहीं है। तो जब मैं M2 को लेके आऊँगा इन्फिनिटी से, लेट्स से यहाँ तक लेके आता हूँ, ये डिस्टेंस अगर B है तो M2 जब आएगा तो M1 और M2 का इंटरेक्शन होगा, उनके बीच फोर्स लगेगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी क्रिएटेड, इज दैट क्लियर? अभी हम नेक्स्ट किसको लेके आएंगे इन्फिनिटी से, M3 को लेके आएंगे। अभी इस बात का जवाब दो, जब हम M3 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आएंगे, जब वो आएगा उस पर M1 भी फोर्स लगाएगा, M1 भी काम कराएगा और M2 भी काम करेगा उस पर, तो दो पोटेंशियल एनर्जीज क्रिएट होंगे। एक तो 3 और 1 का इंटरेक्शन होगा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिस इज A, और ये डिस्टेंस कितना दिया, दिस इज C। 3 और 1 के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके लिए कितना आएगा, माइनस जी, है ना। और M3 पे M2 भी काम कर चुका होगा, तो उसके लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। कुछ आया समझ में? तो एक्चुअल फील तुम इससे ले सकते हो कि देखो, जब हम इन्फिनिटी से M1 को लेके आए थे तब कोई काम नहीं हुआ, जब हम सिर्फ M1 को लेके आए थे, बिकॉज कोई था ही नहीं फोर्स लगाने के लिए। जब हम M2 को लेके आए थे तो M1 ने फोर्स लगा दिया, जब हमने M3 को लेके लाया तो M1 ने भी लगाया और M2 भी नहीं लगाया, तो ऐसा करके एक्सप्रेशन आया। लेकिन इतना सोचने से तो एग्जाम में बहुत टाइम चला जाएगा, तो तुमको सीधा ये अप्लाई करना है। कितने सारे यूनिक कॉम्बिनेशंस होंगे लिख दो, दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। माइनस भूलना मत, माइनस भूलोगे तो पूरा गलत, ठीक है। पॉज करना।